हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ बेसिक क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है आज जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपको सबके आंसर्स पता होंगे। एक दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे स्टैटिक वाले जिनको आपको लर्न करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर लिखिएगा जिससे कि हम उस पर वीडियो आगे बना सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इश्यूड बाय। अब इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू किए गए हैं वो कौन इश्यू करता है, आपको ये बताना है। ज़्यादा डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है, सीधे ऑप्शंस पे आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है हमारा एएसबी। कौन इश्यू करता है? देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन 3 की। ये इशू किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि हो सकता है अगर आपके एग्जाम या आप इसके बाद कोई और एग्जाम दें तो ये नॉलेज आपको वहाँ काम आ जाए। ठीक है, तो देखिए हाँ, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो, और ये जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इशू किए जाते हैं आईसीएआई के द्वारा, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती है। अब ये जो आईसीएआई है वो इशू की करती है। कितने इशू किए थे तो ये भी याद कर लीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल इसने 32 इशू किए थे। ठीक है, अब ये नंबर्स हैं। अब जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 179, ये अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साथ में 32, ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड A7 के साथ मर्ज हो गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 32 के साथ मर्ज हो गया है, और उसके साथ ही साथ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 था वो अब खत्म हो गया है और उसको मर्ज कर दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के साथ। ठीक है, अब जो हमारी आईसीआई की जो काउंसिल है उसने ओमिट कर दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को, जो कि हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से रिलेटेड था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में मर्ज कर दी गई हैं, कुछ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इनके बारे में हम आगे और भी क्वेश्चंस में धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। देखिए भले ही मर्ज कर दिए गए हैं लेकिन आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ऑप्शंस में अभी बहुत बार बहुत जगह वही वही चीज़ें पूछी जाएंगी। मर्ज करना एक अलग चीज़ है लेकिन फिर भी आपसे रिपीटेटिवली वही पुराने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 6। फर्स्ट हमारा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, सेकंड हमारा इन्वेंट्री है, फिफ्थ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ स्पेसिफिक आइटम से रिलेटेड है, 13 हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको मेन ऑब्जेक्टिव बताना है। To prepare the accounting report which is easily understood by the common man, to comply with the legal formalities, to harmonize the diversified accounting practices या फिर to comply with the requirements of the international accounting standard IAS। बताइए मेन ऑब्जेक्टिव क्या था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, यानी कि आप यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस आई है उनको हार्मोनाइज करना, यानी कि इतनी डाइवर्सिफाई हैं आप उनको अच्छे से
कितना आप उनको पढ़ोगे, कितना आप उनको समझोगे, तो उसको और भी डिफाइन तरीके से, यानी कि उनको आप बिल्कुल ही क्लियर कर तरीके से उनको समझ पाएं, उसके थ्रू अपने अकाउंट को प्रिपेयर कर पाएं, सारे प्रैक्टिसेस कर पाएं। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाया गया, यानी कि एक रिफाइंड तरीके से चीज़ें लाई गई जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस इजीली तरीके से कर पाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, टू हार्मोनाइज द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, प्रीफिक्स ऑफ CS ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज बीन ग्रांटेड बाय ICSI। जो CS का जो प्रीफिक्स है वो ICSI के द्वारा दिया गया कब, आपको डेट बतानी है। देखिए, अदर इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। एक मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी जो कि 173rd मीटिंग थी, उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया था, और ये डिसीजन लिया गया था जून 23 से 24 2007 में। ठीक है, तब से हमारा CS जो प्रीफिक्स है वो यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट आइए, amongst the following statement find the odd one out with regards to the bookkeeping। बुक कीपिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपको ऑड वन बताना है। बुक कीपिंग हैज लिमिटेड स्कोप एंड कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। Bookkeeping depends on accounting for making accounting records more useful. Bookkeeping only consider monetary transactions. Bookkeeping happens after the accounting process। बताइए आपको कौन सा ऑड वन लगता है। बहुत ही सिंपल है, इजीली बता सकते हैं, जल्दी जल्दी करिए आंसर। देखिए, साफ पता चल रहा है ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, बुक कीपिंग हैपन्स आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं होता है कि बुक कीपिंग तब होगी जब अकाउंटिंग प्रोसेस हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप ही हमारी बुक कीपिंग होती है, जबकि ये बोल रहा है कि ये अकाउंटिंग प्रोसेस है उसके बाद बुक कीपिंग की जाएगी, तो ये तो गलत है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले लिस्ट याद करनी होगी। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप गूगल पे सर्च करिए, आप मेन वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं तो हम इनको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आप लिस्ट याद करिए, लिस्ट याद करने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 सेकंड में आप इनको टिक कर लेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 किससे रिलेटेड है, ये हमारा लीज से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं। 24 मैं आपको बता देती हूँ, 24 आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड है। इंटेंजिबल असेट्स की बात करें तो इंटेंजिबल असेट्स आपका 26 से रिलेटेड है, EPS आपका 20 से रिलेटेड है। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। Bookkeeping is an art as well as science of recording business transactions. Transactions are recorded in a certain set of books. Bookkeeping is the method of recording in account books। बताइए। देखो, यहाँ पर दे रखा है द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल। एनालिटिकल वाली यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। आप जब बुक कीपिंग में रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो वो एक क्लरिकल वर्क हो जाता है, एक क्लरिकल जॉब है, ना कि एनालिटिकल इन नेचर। हाँ, बाद में आप समराइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, वो आपका एनालिटिकल इन नेचर होता है, लेकिन ये आपका हमारा एनालिटिकल नेचर में नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुक कीपिंग आपका कैसा है, बुक कीपिंग आप हमारा क्लरिकल नेचर का है। ठीक है, नॉट एनालिटिकल। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए, अब आपको बताना है आपका असेसमेंट ईयर जो है हमारा वो कहाँ से स्टार्ट होता है। 1 दिसंबर से, 1 अप्रैल से, 1 जून से, या 1 मार्च से। देखिए, यहाँ पे असेसमेंट ईयर की बात की जा रही है तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स जो होता है हमारा उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। बताइए।
यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च, 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम अपना असेसमेंट ईयर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हमारा किससे रिलेटेड है? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड है? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से। नेक्स्ट आइए, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 इज। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अकॉर्डिंग जब हम अपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो ये किस तरह का होता है? ऑप्शनल होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है, या फिर लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है, या फिर सभी तरह की कंपनी के लिए मैंडेटरी है? आपको ये बताना है। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो याद ही रखने हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता भी होना चाहिए कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये किस तरह का प्रोविजन है या क्या चीज़ बताता है। देखिए, अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उस कंपनी को अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होगा, उसको सबमिट करना होगा, और ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, और ये हमारा मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनीज के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है अब तो ये चीज आपको। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी स्पेशली included in the statement of cash flows constructed in compliances with accounting standard 3? बताइए। Conversion of debt to equity, acquiring an asset through lease, operating and non-operating cash flow information, purchasing a building by giving a mortgage to the seller। बताइए, जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो वहाँ पे किस तरह की चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। देखिए, इसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों कैश फ्लोज को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, फिर वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड हो या नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग? टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर लॉसेस, टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, टेकिंग केयर ऑफ बैड डेट्स, या फिर टेकिंग केयर ऑफ इन्वेंट्री एंड डेप्रिसिएशन। प्रूडेंस प्रिंसिपल तो आप समझते होंगे। देखिए, प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें कहता है कि जितने भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उसको हमें ध्यान में रखते हुए अपने चीज़ों को काम करना है, या हमें वहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो बचा के चलना है, और हमारे जितने भी गेन्स हैं, एंटिसिपेटेड जितने भी गेन्स हो रहे हैं, उन चीज़ों को हमें इग्नोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 राइट आंसर हो जाएगा। हम फ्यूचर के लॉसेस को माइंड में रखते हैं और फ्यूचर के जितने भी हमारे गेन्स होंगे उनको हम यहाँ पर इग्नोर करते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताना है, इसका जो बोर्ड है वो कब बना था। 1970, 1972, 1973 एंड 1977। बताइए। देखिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो हमारा स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1977। अब एएसबी हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर रही थी तो उसी समय हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, साथ ही साथ हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, वो भी फॉर्मुलेट हुआ था। तो अब आप एक चीज याद रखिए, एक है आईएएस यानी कि
IAS होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IFRS इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए, ये होता है आप हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनकी फुल फॉर्म याद रखिए, IAS यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम में सिर्फ AS दिया होता है तो AS का मतलब होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे आई मेंशन नहीं होता, लेकिन AS को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आई मेंशन होगा तो वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाता है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंशिएट बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट, बताइए कौन सी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा ओनर और मैनेजमेंट में अंतर आ जाता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, डुअल, या फिर नन ऑफ द अबव। सिंपल है, आप इजीली इसको जानते हैं। जब भी हम बात करते हैं बिजनेस एंटिटी की, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिजनेस एंटिटी में यही कहा जाता है कि जो ओनर है और जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी की, और ये यहाँ पे ओनर उससे अलग होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए, इन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एक ट्रांजेक्शन अफेक्ट करेंगे। वन अकाउंट ट्वाइस, टू अकाउंट्स एट द सेम टाइम, वन अकाउंट इन टू वेज, टू अकाउंट्स इन टू वेज। बताइए क्या लगता है आपको इसका आंसर। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टू अकाउंट्स एट द सेम टाइम। एक टाइम पर दो अकाउंट यहाँ पर हमारे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं, और वहाँ पर हमारा डेबिट भी होगा, क्रेडिटर भी होगा, यानी कि एवरी डेबिट डेबिट हैज इट्स क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज इट्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये दो अकाउंट हमारे यहाँ पर हमेशा अफेक्ट होते हैं एट द सेम टाइम। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग इक्वेशन। हम इसमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है, आपको वो बतानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन ये हमारी बैलेंस शीट के बेसिस पर है, तो याद रखिएगा यहाँ हमारी असेट लाइबिलिटीज आती हैं, यहाँ हमारी असेट आती है, लाइबिलिटी के साथ हमारी कैपिटल भी आती है। अब तो आप और भी आसानी से ये बता सकते हैं। बताइए कौन सा रखता है आपको यहाँ पर। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे असेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल को माइनस करने पर हमारा असेट आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। असेट हमारा निकल कर आता है जब लाइबिलिटीज और कैपिटल हमारी प्लस हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, बाकी हमारी इक्वेशन सारी सही है। नेक्स्ट आइए, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू अमलगमेशन ऑफ कंपनी इज, यानी कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमारी अमलगमेशन के बारे में बताया गया है। क्या होगा आंसर। यहाँ हो जाएगा आंसर 14। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, इसके अंदर अमलगमेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, 20 नोट कर लीजिए। 20 हमने पहले भी डिस्कस की थी, ये EPS को बताती है। 16 बताती है हमारी बोरोइंग कॉस्ट को। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट को बताती है। 12 हमारी बताती है गवर्नमेंट ग्रांट्स को। ठीक है, नेक्स्ट आइए, हमें बताना है बिजनेस की जो नेटवर्थ है उससे क्या मतलब है। इक्विटी कैपिटल से, टोटल असेट्स से, फिक्स असेट्स माइनस करंट लाइब असेट्स से, या फिर टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। किससे मतलब है हमारा नेटवर्थ से।
यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट चलता है, याद रखिएगा। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि टोटल असेट्स जो होगी बिजनेस की वो हमारी इक्वल होनी चाहिए लाइबिलिटीज और कैपिटल से, जो कि अभी हमने आपके साथ डिस्कस की थी। तो अगर हम बिजनेस के नेटवर्थ को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल लाइबिलिटीज जो है वो हमारी सब्ट्रैक्ट कर दी जाएंगी टोटल असेट से। तो इस हिसाब से हमारी नेटवर्थ निकल कर आएगी टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इज कंसर्न विद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे कंसर्न करती है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट या डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग 8 जो है वो खत्म कर दिया गया है। इवन दो फिर भी आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको सारे ही याद करने हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2003 से इसको एबॉलिश कर दिया गया है और इसको रिप्लेस कर दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से, जो कि हमारा इंटेंजिबल असेट्स के बारे में बताता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 पूछा गया है जो कि पहले का है, 1 अप्रैल 2003 से पहले का। तो वो बताता था हमारे अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट इंक्लूड। अब इसमें यहाँ पर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की जाती? मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स या फिर सर्वाइवल। देखो, सर्वाइवल तो इंक्लूड करते हैं, वो सबसे पहले तो अपने सर्वाइवल के बारे में सोचती है। ठीक है, तो ये तो इसका ऑब्जेक्टिव है। सेल्स भी मैक्सिमाइज करेगी तभी तो प्रॉफिट अर्न करेगी, तो ये भी सोचते हैं सर्व सेल्स के बारे में, प्रॉफिट। लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में वो नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमारा किससे रिलेटेड है? देखिए, आप स्टैंडर्ड से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको ये लिस्ट याद करनी ही है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस लिस्ट को आप जरूर याद कर लीजिएगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, डेप्रिसिएशन। देखिए, अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैंने आपको बताया 2 से रिलेटेड है, वही हमारा गवर्नमेंट ग्रांट्स किससे रिलेटेड था? 12 से। डेप्रिसिएशन 6 से। बचा क्या हमारे पास? फिक्स असेट्स। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज रिलेटेड टू। ये भी हमारा रिपीट है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 14 हमारा किससे रिलेटेड है? लेकिन इसको थोड़ा घुमा के पूछा गया है। अब तक हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, ना ना, डायरेक्ट है ये भी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ। वो क्वेश्चंस घुमा के पूछा गया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो परचेस कंसिडरेशन है वो कौन पे करता है, वो उस तरह से क्वेश्चन था। हालांकि इतना डीप आपके में फिर भी नहीं आएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन को भी करा दूंगी अगर नेक्स्ट क्लास में। तो वहाँ ये था कि जो परसेंट कंसिडरेशन पे किया जाता है वो शेयर होल्डर के द्वारा पे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपसे ये पूछा गया किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हम अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब आपको बताना है मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटेंसी का क्या ज्ञात करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, असेट्स एंड लायबिलिटी, पोजीशन ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स, पोजीशन ऑफ कैश या फिर एरर एंड फ्रॉड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। बताइए, अकाउंटेंसी आप क्यों करते हैं, क्या चीज आपको जाननी होती है अकाउंटेंसी से? सिंपल है, ऑप्शन ए। हम अकाउंटेंसी करते हैं तो इससे हम ये जानते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हमारे पास असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होता है। इसके साथ ही साथ आप अगर इसको हम थोड़ा घुमा के बोलें तो हमें क्या जानना होता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को। ठीक है, घुमा के क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो वो हो गया फाइनेंशियल पोजीशन हमें जानना है। ठीक है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है
कि हम यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हमारे जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो कितने रैशनल हैं, हमारी पॉलिसी में कितने हेल्प कर रहे हैं, तो वो एक अदर ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है तो वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आइए। बिजनेस की जो कैपिटल होती है वो क्या क्या कहलाती है? कैश, एन असेट, अ लायबिलिटी, नन ऑफ द अबव। सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। लायबिलिटी कहलाती है, और लायबिलिटी क्यों कहलाती है? सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओनर और बिजनेस की एंटिटी क्या है, अलग अलग है। तो बिजनेस में कोई भी कैपिटल लगेगी तो वो बिजनेस के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, क्योंकि ये ओनर के द्वारा लायबिलिटी लगाई गई, ओनर के द्वारा कैपिटल लगाई गई है, और जो कि बिजनेस को उसको प्रॉफिट के थ्रू रिटर्न करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे क्वेश्चंस। होप यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हैं। अकाउंटेंसी बहुत वाइड चैप्टर है, इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे चीज़ें अभी रह गई हैं, और आप हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट ज़रूर याद कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगा हो तो वो ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा आपको कोई और क्वेरी लगती है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।